हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। काफ़ी लेट हूँ अब मैं इस वीडियो को डालने में, क्योंकि काफ़ी दिनों से बिजी थी इसलिए नहीं डाल पाती थी। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 9, जो कि क्लास किसका है, 11th का है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम देख सकते हो, विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में, स्वच्छता के बारे में, समय के बारे में, सभी के बारे में इस हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं उन्हें भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सबसे पहला हमारा क्या है, पोषण आ जाता है। सबसे पहला क्या आ जाता है, पोषण। शरीर जो हमारा क्या है, स्वस्थ है। मनुष्य की क्या होती है, बहुमूल्य निधि है। आप शरीर से स्वस्थ हो तो आप हर जगह हर किसी काम को अच्छे से कर सकते हो। एक स्वस्थ मनुष्य ही अपनी और अपने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति कर सकता है। कौन? जो कि शरीर से पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसका जो माइंड होगा वो भी बहुत स्वस्थ होगा और वो अच्छी चीज़ें सोच सकता है, पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा। एक स्वस्थ मनुष्य ही जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है। स्वस्थ, अस्वस्थ व्यक्ति नहीं ले सकता। अस्वस्थ होगा, उसका माइंड बस उसी में होगा कि मैं कैसे सही होऊंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, उसका माइंड उसी में लगेगा। इसलिए स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोहा भी देख सकते हो, प्रथम सुख निरोगी काया, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। प्रथम सुख निरोगी काया, यदि आप सुखी, आपका स्वस्थ सही है तो आप क्या हो, सुखी हो रहोगे, आपकी कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने स्वास्थ्य की क्या करें, रक्षा करें। आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हो, खुद ही करोगे अपने आप की देखभाल करके। ठीक है, तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके विपरीत का क्या होता है, यदि आप अस्वस्थ हो तो अस्वस्थ मनुष्य स्वयं के साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी क्या हो जाता है, बोझ बन जाता है। एक बीमार व्यक्ति है तो उसके साथ एक और स्वस्थ व्यक्ति को रहना पड़ता है उसकी देखभाल के लिए, क्योंकि वह खुद ही अपना कोई काम नहीं कर पाता। इसलिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार केवल शरीर में रोग या कमजोरी का ना होना ही उत्तम स्वस्थ नहीं है, अपितु शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक रूप से स्वस्थ हो, पूर्णतः क्या होता है, स्वस्थता होता है। शरीर से आप ठीक हो, हमने देख लिया शरीर से स्वस्थ ठीक हो तो स्वस्थ हो, ये नहीं कहा जाता है। स्वस्थ मतलब हर तरीके से स्वस्थ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक रूप से स्वस्थ होना जरूरी होता है। ठीक है, रोग क्या है, रोग क्या है, बीमारी होती है। स्वस्थ रहोगे तो बीमारियां नहीं होंगी, अस्वस्थ रहोगे तो आपको बीमारियां आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। इन बीमारियों, विकारों के उत्पन्न होने के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि मनुष्य के शरीर में जीवाणु प्रवेश होने के कारण संक्रामक रोग हो जाना। मनुष्य के शरीर में क्या होता है, जब बैक्टीरिया, जीवाणु प्रवेश हो जाते हैं तो उन्हें बीमारियां हो जाती हैं। या मनुष्य के आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिलता है तो भी आपको कुपोषणजन्य रोग हो जाता है। इसी प्रकार असामान्य स्थितियों के कारण मनुष्य कई प्रकार के मानसिक रोगों अथवा भावात्मक असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर उन्हें बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, स्वस्थ और इसके आयाम क्या होते हैं। स्वस्थ 3 प्रकार का होता है, पता है आप लोग को, सामाजिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ और शारीरिक स्वस्थ। सामाजिक स्वस्थ, सामाजिक स्वस्थ से क्या अभिप्राय होता है, व्यक्तियों एवं समाज के स्वस्थ से है। आप खुद के सेल्फ और समाज के स्वस्थ से इसका अभिप्राय होता है। सामाजिक स्वास्थ्य का क्या अभिप्राय होता है, उस समाज से होता है जिसमें सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने के समान अवसर और पहुंच प्राप्त हो।
सामाजिक स्वास्थ्य मतलब वस्तुएं एवं सेवाओं को उपलब्ध करने के समान अवसर और पहुंच भी प्राप्त हो, ताकि आप तक कोई सामान या कोई वस्तुओं की ज़रूरत है तो आप तक, कोई सेवाओं की ज़रूरत है तो आप तक पहुंच सके। व्यक्तियों से हमारा आशय प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता से है, प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता से। समाज में हो तो आप क्या चाहोगे, आप खुद ही आप सही रहो बाकी अस्वस्थ रहें, ऐसा तो नहीं चाहोगे ना। समाज के अंदर हम क्या चाहते हैं कि सभी व्यक्ति क्या रहें, स्वस्थ रहें। मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, अतः सामाजिक स्वास्थ्य में दूसरों के साथ पारस्परिक संबंधों में संतोषजनक बनाने की क्षमता भी है। जिस व्यक्ति के परिवार, दोस्त और समाज में अच्छे संबंध होते हैं वही भावात्मक और सामाजिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है। आप प्रॉपर तरीके से स्वस्थ नहीं रहोगे, आप समाज में जाके बैठोगे नहीं, उठोगे नहीं, लोगों से बात नहीं करोगे तो आपको समाज के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप स्वस्थ हो, समाज में बैठ रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो तो आप लोगों का वार्तालाप भी होता है, दूसरों के बारे में आप समझते हो। सामाजिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ क्या करता है, अच्छा व्यवहार करता है। दूसरे व्यक्ति विचारों आदि के बारे में निर्णायक शब्दों का प्रयोग नहीं करता, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता, आलोचना को ध्यानपूर्वक सुनता है और क्रोधित नहीं होता है। स्वस्थ व्यक्ति है तो कोई उसकी आलोचना भी करता है तो उसे ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके अपोजिट कोई क्रोधित नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं होता। व्यक्ति सदैव शांति एवं स्पष्टता से बात करता है। स्वस्थ व्यक्ति सदैव शांति और स्पष्टता से बात करता है समाज के अंदर। व्यक्ति किसी से अपने संबंध सोच समझकर बिना किसी कराहट के तोड़ते, लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो गुस्सा नहीं दिखाता, शांत होकर उससे दूरियां बना लेता है। वह दूसरों को अज्ञानी नहीं समझता और उनके ज्ञान को सराहना करता है। सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, आप पूर्ण रूप से मानसिक, आपका माइंड जो है सही काम कर रहा है, सही ढंग से आप सोच रहे हो तो वो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय भावात्मक एवं मनोवैज्ञानिक स्वस्थता से है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक एवं भावात्मक क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। वे अपने दैनिक सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं एवं समाज में सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। आपका माइंड सही काम कर रहा है, आपको पता है इस पेन को उठाए हो तो कहाँ रखना है, कॉपी को उठाए हो तो कहाँ रखना है। क्यों? क्योंकि आपका मानसिक स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, आपको पता है इस काम को कब करना है, इस पढ़ाई को कब करना है। इसके लक्षण क्या होते हैं, व्यक्ति अपने आप को सक्षम एवं समर्थ महसूस करता है। जो पूर्ण रूप से मानसिक स्वास्थ्य सही होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, वो अपने आप को सक्षम एवं समर्थ महसूस करता है। परिवार, मित्र एवं समाज में संतोषजनक होते हैं उनके संबंध। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में भी सक्षम होता है। प्रतिदिन सामान्य तनाव को भी संभाल सकता है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, किसी भी चीज़ से उसे डर नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी समस्या उसके सामने आती है तो उससे हार नहीं मानता। कौन सा व्यक्ति जो मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है। शारीरिक स्वस्थ। शारीरिक स्वस्थ मतलब क्या है कि आप शरीर से स्वस्थ हो, आपकी हाइट वाइट अच्छी है, आप फिट हो, बॉडी बिल्डर हो, नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य मतलब आप फुर्तीले हो, किसी चीज़ को आप बहुत ढंग से कर दे रहे हो, काम दिया गया तो उसे कंप्लीट कर रहे हो, कोई आपको थकान नहीं महसूस हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, आप शरीर से स्वस्थ हो। शारीरिक स्वास्थ्य से अभिप्राय व्यक्ति का अपनी अनुवांशिकता के अनुरूप पूर्ण विकसित होना है। इसके अंतर्गत शरीर की विभिन्न क्रियाएं एवं क्षमताएं भी सम्मिलित की जाती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं, व्यक्ति चुस्त होता है, फुर्तीला होता है, कुशल होता है, प्रसन्न रहता है। उसका भार और ऊंचाई भी क्या होता है, सामान्य होता है। आंखें साफ होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति, शरीर से स्वस्थ व्यक्ति में होती हैं। पोषण अभियान कार्यक्रम के बारे में आप लोग को पता होगा। अब हम पढ़ेंगे स्वस्थ देखभाल एवं स्वास्थ्य के सूचक क्या होते हैं। स्वस्थ देखभाल क्या होते हैं, स्वास्थ्य देखभाल मतलब क्या है, जगह जगह हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आपकी कोई बीमारी हो गई या कोई तकलीफ, फीवर हो गया, आप मेडिसिन लेने जाते हो, फ्री में गवर्नमेंट आपको मेडिसिन वगैरह देती है। आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, ये सारे क्या हैं, स्वास्थ्य देखभाल के केंद्र होते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने की क्या लेता है, जिम्मेदारी लेता है।
प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखे, परंतु आज यह सार्वजनिक चिंता का विषय है। सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का उत्तरदायित्व निभाने के लिए 3 स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। कौन से वो 3 स्तर हैं, देख सकते हो। पहला क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जहां आप रहते हो उसके आसपास, सभी के घरों के आसपास एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। गांव में हो तो वहां पे भी होती है, शहर में हो तो वहां भी होती है। राज्य सरकार गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा गांव के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराती हैं। ये केंद्र उपचार के साथ साथ निम्न विशेष सेवाएं भी प्रदान करती हैं। क्या क्या उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे क्या क्या सेवाएं चलती हैं? और शिशु प्रतिरक्षण कार्यक्रम, बच्चों के जो टीके लगाए जाते हैं, टीकाकरण का, वो भी कहाँ पे होता है? उस प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत होता है। उस हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज होती हैं। मातृत्व संबंधित कार्यक्रम, माता जो दूध पिलाने वाली फीडिंग मदर है, उसे कब कौन से टीके लगने चाहिए, कब क्या, उसे उनको किस हर चीज़ की नॉलेज दी जाती है। मातृत्व संबंधित कार्यक्रम उसके अंदर भी चलाए जाते हैं। गर्भ निरोधक कार्यक्रम, बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है, उसमें शिक्षा दी जाती है महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बुला के। ठीक है। आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस वगैरह भी उस हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, जो आपका क्या होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो गांव में उपलब्ध होती हैं। ठीक है। अब माध्यमिक स्वास्थ्य के सेवाएं क्या होती हैं? जो जिला स्तर पे होती हैं। माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं? जो जिला अस्पताल हो गया, जैसे कि ब्लॉक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान कराई जाती हैं। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए रोगियों का उपचार किया जाता है। जैसे कि जो आप यदि पहले जो आपके पास में होगा नियरेस्ट, वहाँ जाओगे, वहाँ से कुछ केस उन सॉल्व नहीं कर सकते तो उन्हें भेजते हैं जिला अस्पताल, फिर वहाँ के डॉक्टर्स उन्हें चेक करते हैं। तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं, ये विशेषज्ञों द्वारा दी गई स्वास्थ्य सेवाएं हैं। यह स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय अस्पतालों द्वारा प्रदान कराई जाती हैं। इनमें आधुनिक चिकित्सा जांच एवं उपचार किए जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े इलाज, जैसे कि किसी को कैंसर हो गया या हृदय संबंधित, मस्तिष्क संबंधित इलाज किए जाते हैं, जो कि जिला और गाँव स्तर के हॉस्पिटल में नहीं हो सकते। ठीक है। अब स्वास्थ्य के सूचक, इंडिकेटर्स क्या हैं? स्वास्थ्य क्या है? बहुआयामी है, अर्थात स्वास्थ्य के अनेक पहलू हैं तथा प्रत्येक पहलू कई कारकों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए हमें बहुत से विभिन्न सूचकों का प्रयोग किया जाता है, इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य सूचक मापनीय सूचक हैं जिनके द्वारा जन समुदाय के स्वास्थ्य का वर्णन किया जाता है। स्वास्थ्य के कुछ सूचक निम्नलिखित हैं। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना गांव में, इस तरीके से बने होते हैं। आपके स्वास्थ्य सूचक में क्या क्या आ जाता है? इसमें मृत्यु दर क्या है, रोगों की संख्या क्या है, ये पता लगाई जाती है। विकलांगता का दर क्या है हमारे जहाँ हम रहते हैं या हमारे देश में या जो भी आपके शहर में। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के आंकड़े क्या है, पोषण स्तर, स्वास्थ्य संबंधित नीतियाँ, जीवन का स्तर और पर्यावरण, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाएं सन 2030 तक प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 4 स्वास्थ्य मापदंड अपनाए हैं। 2030 तक WHO जो है वो क्या कर रहा है, 2030 तक प्रदान अलग से विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराएगा। उसके लिए 4 मापदंड अपनाए गए हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? मात्र नवजात शिशु एवं बच्चों का स्वास्थ्य। मात्र नवजात शिशु एवं बच्चों का स्वास्थ्य। गर्भावस्था एवं बच्चे के जन्म के समय एक स्त्री प्रत्येक 12 मिनट में स्वास्थ्य सेवा ना मिलने के कारण मरती है, तो इसका ध्यान दिया जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा कि हर जगह ये फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हो। कि कई जगह ऐसा होता है कि लोग पहुंच नहीं पाते हॉस्पिटल को, उन्हें एम्बुलेंस सुविधा या कोई
नहीं मिलती जाने आने की सुविधा, तो वो नहीं पहुंच जाते। ऐसा में क्या होता है, एक स्त्री, एक जनगणना की गई है, उसमें पता चला है कि गर्भावस्था एवं बच्चे के जन्म के समय एक स्त्री प्रत्येक 12 मिनट में स्वास्थ्य सेवा न मिलने के कारण मरती है। सेकंड क्या है, 5 वर्ष से कम आयु का एक बच्चा प्रत्येक 2 मिनट में दस्त एवं निमोनिया के कारण मरता है। 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, संक्रामक रोगों से निपटना। संक्रामक रोगों से निपटने के लिए केवल 39.5% जनसंख्या को बेहतर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्राप्त हैं, बाकियों को नहीं हो पाती वो स्वच्छता संबंधी सुविधाएं। 41.4% जनसंख्या को ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने की सुविधाएं प्राप्त हैं। 44% जनसंख्या को HIV का पता लगाने व उसके उपचार की सुविधाएं प्राप्त हैं, बाकियों को ये सुविधाएं नहीं हो पाती, तो इससे उनको भी डेथ वगैरह होती है। तो इनके लिए अब कुछ सुविधाएं प्रदान गवर्नमेंट 2030 तक इनके लिए कुछ सोचेगी, इनके बारे में किस तरीके से इनका सॉल्यूशन निकालना है, किस तरीके से इनका इलाज करना है, ये निकाल रही है। गैर संचारी रोग, भारत में लगभग 30% जनसंख्या उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की पहुंच, भारत में केवल 6 अस्पतालों के बिस्तर 1 लाख लोगों के लिए उपलब्ध हैं। केवल 2 शल्य चिकित्सा 1 लाख लोगों के लिए, मतलब ये चीज़ें ही बस हमारे भारत देश में लोगों तक मिल पाती। इतने 1 लाख लोगों के लिए उपलब्ध कितने अस्पताल हैं, 6। सर्जन्स के बारे में, ये सारी फिजिशियन के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य। पोषण आपके पता ही है, जो आप खाते हो वो आपका क्या है, पोषण है। लेकिन खाने का मतलब क्या है कि कुछ भी खा लेना, बिल्कुल नहीं। खाने का मतलब है आपको न्यूट्रिएंट्स फूड लेना, बैलेंस डाइट फूड लेना। भोजन कर रहे हो तो उसमें हर प्रकार के भोजन आपके सम्मिलित होने चाहिए। पोषण और स्वास्थ्य का एक गहरा संबंध होता है। विश्वव्यापी अभियान स्वस्थ सबके लिए स्वस्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसमें पोषण को बढ़ावा देना एवं मूल तत्व है। पौष्टिक आहार का सेवन करने से व्यक्ति का स्वस्थ उत्तम रहता है। पौष्टिक आहार भोजन करोगे तो आप क्या रहोगे, एकदम आपका शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आप पूरी तरीके से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरीके से आप क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे, जिससे कि उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। आप स्वस्थ रहोगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, किसी कार्य को करने में आपका मन लगेगा, खेलने में आपका मन लगेगा। पर्याप्त आय होने पर वह व्यक्ति संतुलित भोजन पर व्यय करके अपने स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इससे इसकी आयु भी क्या होती है, लंबी। इसके विपरीत भारत की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उचित पोषण की बात क्या रह गई है, अब कल्पना मात्र रह गई है। अब जो हम अपने वर्तमान समय में जो चीज़ें देख रहे हैं, इससे हमें पोषण युक्त भोजन मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कम उपलब्धता, क्या हो गई है, कम हो गई है। पोषण संबंधित अज्ञानता, पोषण के बारे में सभी को सही ढंग की नॉलेज नहीं है। आर्थिक क्षमता का अभाव, मिलावट आदि के कारण हमें भोजन में पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिल पाते। अब मार्केट में मिलावट इतना ज़्यादा हो गया है कि हम जो चीज़ें लेने जाते हैं हर एक चीज़ में मिलावट होती है, जिससे हमारे शरीर को पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता, लेकिन वो हमारे लिए नुकसान ही करता है। क्योंकि मिलावट, हम तो सोच रहे हैं हम पोषण युक्त भोजन, पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होती है, उसमें मिलावट होती है। इस कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने के कारण वह क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। और रोग से यदि व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है तो वो किसी कार्य को करने लायक नहीं रहता, कार्य क्षमता उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पर्याप्त भोजन और स्वास्थ्य बिगड़ने का यह कुचक्र चलता ही रहता है, और ये जो साइकिल है ये चलती ही रहती है, ठीक है। अतः हमें अपने जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य को पाने के लिए उपलब्ध सीमित साधनों को भली प्रकार प्रयोग करके अपने पोषण स्तर और स्वास्थ्य को उपयुक्त बनाना है। पोषण युक्त को हमें उत्तम स्वास्थ्य को बनाने के लिए अपने पोषण को सही करना होगा, और पोषण सही रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। अब पोषक तत्वों का महत्व। भोज्य पदार्थ में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो उसी रूप
में या पाचन के पश्चात शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। भोजन में निहित इन रासायनिक तत्वों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। भोजन में क्या होते हैं? ये मौजूद होते हैं। भोजन में निहित इन रासायनिक तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार में 50 से भी अधिक भोजन विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों के माध्यम से शरीर अपने कार्य जैसे शारीरिक वृद्धि, संचालन एवं उत्तम स्वास्थ्य का संपादन करता है। कुछ वर्गीकरण है पोषक तत्व के, देख सकते हो। पोषक तत्व को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। दो तरीके से होते हैं, अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व और कम मात्रा में। अधिक मात्रा में कौन से आवश्यक होते हैं? जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है अधिक मात्रा में, क्या है वो? कार्बोज, प्रोटीन, वसा एवं फोक। कम मात्रा में जो हमारे लिए जरूरी हैं, खनिज लवण जैसे कि लिंक, जैसे कि लोहा, जिंक, सोडियम, विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? बी और सी वर्ग। वसा में घुलनशील क्या होते हैं? ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के, इसे आप कीड़ा करके याद कर सकते हो, के, ई, डी, ए। तो ये क्या होते हैं? जो वसा में घुलनशील होते हैं, और पानी में घुलनशील बी और सी विटामिन। ये क्या है? हमारे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किस तरीके से है? कार्बोज, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज एवं जल। ये क्या है? हमारे पोषक तत्व। रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण इनका किया गया है। पोषक तत्वों के शरीर के कार्यों के आधार पर वर्गीकरण कैसे हैं? ऊर्जा उत्पादक कौन से होते हैं? जो हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन, जिन्हें खाने पीने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। शरीर निर्माणक पोषक तत्व कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर का, हमारे टिश्यू सेल का निर्माण करते हैं, प्रोटीन, खनिज और जल। सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर की देखभाल करते हैं, बीमारियों को अटैक करने से बचाते हैं। कौन से हैं वो? विटामिन, खनिज और जल। इसलिए हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनका सेवन करना चाहिए, विटामिन, खनिज लवण और जल, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। नियमात्मक पोषक तत्व जो हमें डेली यूज़ में लेना ही चाहिए, जल और फोक। पानी और जो रेसे वाली चीज़ें होती हैं, फोक जिन्हें कहते हैं, ये जो हमें नियमात्मक रूप से डेली यूज़ में लेना ही चाहिए। ये दे रखा है एक चार्ट मैंने लगा रखा है, ज़्यादा मात्रा में क्या खाएं, कम मात्रा में क्या खाएं। ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण का प्रभाव। अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण का सीधा प्रभाव हमारी उत्पादकता पर पड़ता है। जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति की मनोदशा अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा बेहतर होती है। यही कारण है कि स्वस्थ माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण भी सही ढंग से करते हैं। जो व्यक्ति जिनके माता पिता स्वस्थ हैं, वो अपने बच्चों का भी पालन पोषण, उन्हें पता है कि हमें किस तरीके का भोजन बच्चों को देना चाहिए। उनके बच्चे भी क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं, और उनका स्कूल में प्रदर्शन भी क्या रहता है? अच्छा रहता है। जो बच्चे स्वस्थ, और जो बच्चे थोड़े ढीले डाले या स्वस्थ हैं भी, उनको कोई ना कोई बीमारी, तो वो किसी चीज़ एक्टिविटी में या उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति रचनात्मक होते हैं और वह अपने समुदाय एवं समाज के कार्यों में हिस्सा लेते हैं, जिससे समाज और राष्ट्र के प्रति वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जैसे कि देखो मैंने फोटो भी लगा रखी है बच्चों की। स्वस्थ व्यक्ति पोषण युक्त इन्होंने किया था, एक्ट किया था स्कूल में अपने, वो फ़ोटो मेरे पास थी और मैंने लगा भी रखा है, देख सकते हो आप इन बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। पोषण स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक। पोषण स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक में क्या क्या आ जाएगा आपका? पहला, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में भोजन एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पूरे वर्ष हो, जिससे वह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। खाद्य सुरक्षा मतलब क्या होता है? जो उसको नीड है खाद्य सुरक्षा की, फूड की, वो उसके पास उपलब्ध हो। ऐसा नहीं आज उपलब्ध हो कल ना हो। उपलब्धता मतलब पूरे समय के लिए उसके पास वो भोजन या वो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होने चाहिए। सुरक्षित पर्यावरण। सुरक्षित पर्यावरण का क्या अभिप्राय होता है? भौतिक, जैविक और रासायनिक तत्वों
तत्व से है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि सुरक्षित पेयजल, स्वस्थ भोजन, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण को ह्रास होने से बचाना। मतलब हमें अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना चाहिए। इन्वायरमेंट स्वच्छ होगा तो आप भी स्वस्थ होगे। जो इन्वायरमेंट के अंदर आप खाने की चीज़ें लगा रहे हो वो भी स्वच्छ अच्छा होगा और आपको खाने को भी मिलेगा। संवेदनशील व्यक्तियों की देखरेख। संवेदनशील मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा है घर में या कोई भी बीमार व्यक्ति आपके घर में है या कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके घर में है, तो उनका एक अलग तरीके से ध्यान देना, उनके भोजन का अलग तरीके से ध्यान देना। आप जो खा रहे हो उनसे अलग उनकी डाइट होगी, यदि बीमार व्यक्ति है तो उनकी अलग डाइट होगी। तो इन चीज़ों का हमें अलग से ध्यान देना चाहिए। सबके लिए स्वस्थ, ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हो एक घर में, आपके घर में बड़े एजेड है आपके दादाजी, तो उनकी ध्यान नहीं दे रहे हो ना। स्वास्थ्य मतलब सबका स्वस्थ फिट, सभी को फिट रहना है, तो सभी का ध्यान देना पड़ता है। पोषण संबंधित समस्याएं एवं उनके परिणाम। समस्याएं क्या होती हैं? भारत में कुपोषण एवं अत्यंत जटिल समस्या है। कुपोषण क्या है? एक अत्यंत जटिल समस्या है। आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 1/3 जनसंख्या कुपोषण का सामना कर रही है। वहीं लगभग 40% बच्चों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। कुपोषण के अंतर्गत क्या आ जाता है? अत्यधिक पोषण, अपर्याप्त पोषण और असंतुलन। अत्यधिक पोषण में मोटापा और पौष्टिक तत्वों की अधिकता, और अपर्याप्त में प्रधान अपर्याप्त पोषण और सहायक अपर्याप्त पोषण। इसके बारे में देख सकते हैं। कुपोषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अव्यवस्थित पोषण, जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते या फिर सभी पौष्टिक तत्व आवश्यकता से अधिक मिलते हैं तो भी नुकसान है, नहीं मिलते तो भी नुकसान है। तो क्या हो जाता है? व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण के कारण मनुष्य की शरीर की वृद्धि, विकास एवं कार्यशीलता पर भी कुप्रभाव पड़ता है, एक बुरा प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध वातावरण, संक्रमण आदि कुपोषण को क्या करते हैं? और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यदि आप सही वातावरण में नहीं रह रहे हो या कोई वहाँ पे बीमारी, तो वो आपके कुपोषण को और भी अधिक क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अपर्याप्त पोषण के अंतर्गत क्या आता है? जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में कम पौष्टिक तत्व मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? अपर्याप्त पोषण कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर की अपेक्षित वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है और पौष्टिक तत्वों की हीनता जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक पोषण में क्या आ जाएगा? जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा से अधिक पौष्टिक तत्व मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? अत्यधिक पौष्टिक तत्व। जैसे कि विटामिन ए या विटामिन डी, लोहा आदि, इनको एक लिमिट में लेना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहिए। इनके अतिरिक्त मोटापा भी अत्यधिक पोषण के परिणाम स्वरूप होता है। अत्यधिक पोषण संपन्न वर्गों के लोगों में अधिक पाया जाता है। जो रिच फैमिलीज होती हैं उनमें खाने वाने का उनको कुछ नहीं, कुछ भी मिला खा लिया, उन्हें ये नहीं पता कि कोई चीज़ हम अधिक ले रहे हैं, तो ऐसे में वो इन चीज़ों का अत्यधिक पोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण एवं संक्रमण से क्या होता है आपसी संबंध? हम जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ अच्छे वातावरण का होना भी आवश्यक है। पोषण तो युक्त भोजन तो ले रहे हो लेकिन वातावरण सही नहीं है तो आपका उस भोजन पौष्टिक चीज खाने का कोई फायदा नहीं होगा। कुपोषण एवं संक्रमण का आपस में गहरा संबंध होता है। जब व्यक्ति का पोषण स्तर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, तब उसे रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। यही क्या है? इसका आपसी संबंध है। दूसरी और जब व्यक्ति किसी भी संक्रमण से पीड़ित होता है तो दस्त और वमन के कारण उसके शरीर में से पोषक तत्व क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। इसके अतिरिक्त बीमारी के कारण वह ठीक प्रकार से भोजन करने में असमर्थ होता है। इससे शरीर पोषक तत्व अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाते और उसका पोषण स्तर भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। यही क्या है? कुपोषण और संक्रमण में आपसी संबंध है। रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो संक्रमण आपके ऊपर जल्दी से अटैक कर जाएगा। अब आपका क्या है? स्वच्छता एवं सफाई। स्वच्छता एवं सफाई, स्वच्छता के बारे में आपको तो पता ही होगा।
आप जहाँ रह रहे हो गंद मचा के रखोगे तो क्या होगा? संक्रमण आपके ऊपर ऐसे ही अटैक कर जाएंगे, चाहे आप कितना भी पोषण युक्त भोजन ले लो। तो सफाई का भी ध्यान रखना आपके लिए और स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रोगों से बचाव के लिए निम्न 3 कारक मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं: स्वच्छता एवं सफाई, आहार एवं पोषण, रोगों से प्रतिरक्षण। स्वच्छता में पहला क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता और खाद्य स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर हम रोगों से दूर रहते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और हमारे सम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा बढ़ता है। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या हो गया? आपको डेली नहाना चाहिए, नेल्स गंदे होंगे, उसी से खाना खाओगे, वो खाना आपके अंदर जाएगा और आपको संक्रमित करेगा। बालों को साफ रखना चाहिए, फेस वगैरह, आँखों को साफ। तो ये क्या है आपके व्यक्तिगत स्वच्छता में? प्रतिदिन स्नान करना, हाथों की सफाई, देखो यही लिखा है, नाखूनों की साफ सफाई, बालों की साफ सफाई, दांतों की साफ सफाई और आँखों की साफ सफाई, इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके होते हैं उनकी साफ सफाई। पर्यावरण स्वच्छता में क्या हो जाएगा? भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वातावरण संबंधित स्वच्छता एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वस्थ वातावरण के अंतर्गत क्या आ जाता है? हवा, पानी, घर, सामुदायिक सेवाएं, विकिरण आदि आते हैं। मतलब हवा स्वच्छ होनी चाहिए, पॉल्यूटेड एयर नहीं होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, घर जहाँ रह रहे हो, सामुदायिक सेवाएं, हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह जहाँ जाते हो, वो चीज़ें भी क्या होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। ये किसके अंतर्गत आ जा रहा है? आपका पर्यावरण स्वच्छता के अंतर्गत आता है। सामुदायिक स्थल, ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल में जा रहे हो तो कूड़ा ही फैलाओगे। स्कूल में जा रहे हो, सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो वो आपका कर्तव्य होता है कि आप जहाँ बैठ रहे हो, बस, स्कूल, हर जगह, तो उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा? हमारी पर्यावरण स्वच्छता में आ जाता है। तो ये आप देख लोगे खुद ही, बहुत सरल सा टॉपिक है पर्यावरण स्वच्छता में, ठीक है। तो आशा करती हूँ मैं आज का ये चैप्टर जो आप लोगों का था, विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक और अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।